मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अच्छा जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नेचुरल जस्टिस सिस्टम जो है ये जैसे हम देखते हैं जितनी भी वर्ल्ड के लीगल सिस्टम है, ठीक है, चाहे आप कॉमन लॉ की बात करें, चाहे आप रोमन लॉ की बात करें, चाहे हमारा पाकिस्तानी लॉ की बात करें या इंडियन लॉ की बात करें, वहाँ आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, फितरत इंसाफ के असूल लाजमी मिलेंगे। ठीक है, यू कैन फाइंड इट। तो पूरी दुनिया का जो लीगल सिस्टम है उसकी जो बेस है वो आपको नेचुरल लीगल सिस्टम में मिलेगी। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम या इसको फंडामेंटल जुडिशल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और इसको नेचुरल जस्टिस सिस्टम भी कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं और इसको अगर हम देखें तो इसकी बुनियाद पे बाकी जो लीगल सिस्टम है वो बेस कर रहे हैं। उसकी जो एक बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो आपको नेचुरल जस्टिस सिस्टम, फितरत इंसाफ, कि जब से इंसान पैदा हुआ है तो फितरत ने उसके अंदर जो है ये इंसाफ करने की एक सलाहियत रखी है। और इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हमें मिलती है, देखो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, जन्नत में रखा और उनको ये कहा कि ये जो फल है इसके करीब आपने नहीं जाना, इसको नहीं खाना, बाकी जो चीज़ें मर्ज़ी खाओ। अब अल्लाह ने बता दिया और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब भी कानून बनेगा तो पहले सज़ा देने से पहले बताया जाएगा कि ये तुमने करना है, ये नहीं करना, इसकी इजाज़त है और ये काम नहीं कर सकते। मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के उकसाने पे उस फल को खाया तो अल्लाह ताला ने दोबारा उनसे पूछा, ऐसा नहीं है कि खा लिया है, अल्लाह को तो पता था तो चलो इसको जन्नत से निकाल दें, नहीं, बल्कि पूछा कि क्या आपको ये मना नहीं किया गया था कि आपने ये फल नहीं खाना, और फिर उसके बावजूद आपने खाया है। तो यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग का पता चलता है कि जो किसी भी बंदे पे इल्ज़ाम है उसको सुनने का मौका मिलना चाहिए और उसको सुनने के बाद उसको पनिश करना चाहिए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पे दुनिया पे भेज दिया। ठीक है, तो हम सारे लोग भी इसी जद्दोजहद में हैं। मगर यहाँ से हमें एक एग्ज़ाम्पल मिलती है कि जब भी व्हेन नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, तो अगर किया जाना है तो सबसे पहले बताएंगे कि ये काम अलाउ है, ये काम अलाउ नहीं है, और अगर ऐसा करेंगे तो इसकी सज़ा क्या है। तो सज़ा कब मिलेगी, जब अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा जनाब, नेचुरल जस्टिस है और नेचुरल जस्टिस से मुराद सिस्टम ऑफ जस्टिस विच इज़ बेस्ड अपॉन फेयर डीलिंग, फेयर जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग इज़ प्रोवाइडेड। जो भी चार्जेस हैं वो उसको बताया जाए कि आपके अगेंस्ट ये चार्जेस हैं और उसको अपनी सफाई का मौका दिया जाए और उसके बाद जो इंसाफ किया जाए वो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है। ठीक है, हाँ देखो ना, हर इंसान जो है वो ह्यूमन नेचर पे पैदा हुआ है, तो ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ है, जो इन अकॉर्डेंस विद ह्यूमन नेचर है, वो आपका लॉ ऑफ नेचर है। देखो अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया तो अल्लाह को पता था इन्होंने रोज़ी रोटी भी कमानी है, तो सूद को अल्लाह ताला ने अगर मना करार दिया है तो तजारत को सुन्नत रसूल करार दिया, बाइस सवाब, इंसानी नेचर के मुताबिक है, उन्होंने कमाना है। अगर जिना को मना किया है, उसका रास्ता क्लोज़ किया है, तो निकाह को सुन्नत रसूल करार दिया, इंसानी नेचर के मुताबिक है। तो ये हैं आपके नेचुरल लॉस। ठीक है, जो इंसानी नेचर के मुताबिक है, डिज़ाइन किए गए हैं। अच्छा, अगर इसको आप देखें वेरियस लीगल सिस्टम में, तो रोमन लॉ में हमें सबसे पहले जस्ट नेचुरल के नाम से, जस्ट नेचुरल के नाम से ये कॉन्सेप्ट मिलता है। फिर हमें जो हिंदुस्तान है वहाँ हमें ये लॉ मिलता है। ठीक है, उसके अलावा कॉमन लॉ में हमें नेचुरल लॉ मिलता है, कॉमन लॉ, नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल मिलते हैं। हमारा पाकिस्तानी लीगल सिस्टम जो है वो भी बेस कर रहा है नेचुरल लॉ की बुनियाद पे। अच्छा, मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल लॉ, मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको 3 मिलेंगे। नंबर 1, नेमो जुडिस इन कॉजा सुआ, कि नोबडी कैन बी जज इन हिज ऑन केस। अगर एक जज का केस चल रहा है और जो प्रॉपर्टी है वो भी जज की है या जज के करीबी भाई की है या जज के किसी दोस्त की है, या जो जिस प्रॉपर्टी के मतलब केस चल रहा है उसमें जज साहब का भी शेयर है और सेम केस जो है वो जज साहब के सामने लग जाए, तो क्या वो इंसाफ कर पाते? ही विल बी पार्शल, ही विल नॉट बी एबल टू डू अ इम्पार्शियल डिसीजन।
तो हाँ, तो उसका फिर तरीका क्या होगा कि वो जज साहब जो है उनको वो केस नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, एक आपने असूल फ़िक्रा सुना हुआ है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू हैव बी डन। जस्टिस सिर्फ इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, इंसाफ सिर्फ किया जाना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो फिर आप कहते हैं कि इंसाफ हो रहा है। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू हैव बीन डन। इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जज साहब जो है दो पार्टीज़ के दरमियान केस चल रहा है और एक पार्टी को डांट डपट कर रहे हैं अदालत के अंदर और दूसरी पार्टी को कहते हैं आ जाओ मेरे चैम्बर में, आ जाओ मिल के खाना खाते हैं और मिल के चाय पीते हैं। अब अगर एक पार्टी को डांट डपट कर रहे हैं जज साहब तो दूसरी पार्टी के साथ खुद इनवाइट करते हैं आ जाओ मेरे ऑफिस में चैम्बर में खाना खाएं, तो वो उनका झुकाव एक तरफ होगा। ही विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस इन दैट केस। ठीक है, इसी तरह से ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, बोथ पार्टीज शुड बी हर्ड बिफोर गिविंग डिसीजन। देखो ए और बी का अगर केस है, ए बेशक जितना मर्जी अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, सादक आदमी है, वो जज साहब के सामने जाता है और कहता है जज साहब बी इज़ वेरी बैड पर्सन, बी से बुरा तो है हमारे शहर में कोई बंदा है ही नहीं, आप बस उसको सज़ा देने की करें। और जज साहब ये ऑर्डर पास कर दें कि पुलिस वालों जाओ बी को पकड़ो और बी को फांसी पे चढ़ा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। असूल ये है कि ए जब कंप्लेंट लेके गया, शिकायत लेके गया, तो बी को बुलाएंगे जज साहब, हाँ भाई तुम्हारे खिलाफ़ ये इल्ज़ामात हैं, मानते हो इसको, और उसके बाद उसको सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा। ठीक हो गया। तीसरा है वेल रीजन डिसीजंस, जब भी फैसला करना है तो किस रीज़न पे, किस ग्राउंड पे। देखो आपकी अप्रोच और आम सादा लोगों की अप्रोच में ये फ़र्क होना चाहिए, ये अच्छी तरह गौर से सुनो। अगर कोई बंदा कहता है, आप कहते हो भाई ये काम करना है, वो कहता है ये काम नहीं हो सकता, बाकी बंदे खामोश हो जाएंगे, मगर आपने यहाँ खामोश नहीं होना। बतौर वकील आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि किस रीज़न से, व्हाट इज़ द लीगल रीज़न, क्यों नहीं हो सकता। तो आप उससे लीगल रीजनिंग पूछेंगे, उसकी लीगल रीजनिंग पूछेंगे कि क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी मेरे पास मटेरियल ख़त्म है जिससे मैंने चीज़ बना के देनी है, इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। तो जब आएगा तो फिर होगा। या मेरे पास जो एक्सपर्ट बंदा है जिसने बनाना है वो नहीं है, तो आप जब रीजनिंग पे जाओगे ना फिर आपको पता चलेगा उसका फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं है। फिर आप अगला जवाब दोगे, अच्छा यार तुम्हारे पास नहीं मटेरियल तो मैं तुम्हें ला देता हूँ, तुम बना दो, या अगर तुम्हारे पास कारीगर नहीं मटेरियल है तो मैं कारीगर ले आता हूँ। अगला ये है। तो आपकी बतौर वकील इसी तरह देखो, अगर एक जज है वो फ़ैसला करता है, तो जब भी वो फ़ैसला करेगा तो वो फ़ैसला तो देगा, ए वर्सेस बी का केस है कि बी ए के हक़ में केस है और बी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाता है, मगर किस वजह से जज साहब ने ए के हक़ में फ़ैसला दिया है और बी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, ये वो लीगल ग्राउंड्स हैं, रीज़न्स हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि जो शहादतें पेश हुई हैं, जो एविडेंस उसमें पेश किया गया है, उसको देखा जाएगा। तो वो फ़ैसला जो लीगल रीजनिंग पे पेश कर रहा है, जो एविडेंस पे बेस कर रहा है, जज साहब लिखेंगे कि ए का ये मौक़िफ़ था, उसको साबित करने के लिए इसने एक्स वाई और जी को बतौर गवाह पेश किया है। एक्स ने ये बात की, वाई ने ये कहा, जी ने ये कहा, जिससे क्लियरली ये साबित होता है। कोई भी सी शऊर आदमी जो इस फाइल को पढ़ेगा, एविडेंस को पढ़ेगा, वो इस एविडेंस से एक ही नतीजा हासिल करेगा कि क्या वाकई ए जो है वो हक पे है और बी जो है वो गलत बयानी कर रहा है। ए ने पैसे दिए हैं और बी उसको रजिस्ट्री नहीं करा के दे रहा। तो इससे क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी, ओरल एविडेंस से भी, लिहाजा ए के हक़ में फ़ैसला दिया जाता है। तो जब वो फ़ैसला ऊपर हाई कोर्ट वही फ़ाइल जानी है, हाई कोर्ट का जज जो है वो उन पार्टीज़ को या गवाहान को बुला के नहीं सुनेगा केस। उसने क्या करना है, उसने देखना है फ़ाइल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो फाइल के ऊपर वो पढ़ेगा तो वो कहेगा यार इससे तो यही पिक्चर वाज़े होती है कि ए ने पैसे दिए हैं और बी उसको रजिस्ट्री करा के नहीं दे रहा, और उसने चेक के ज़रिए पेमेंट की है, बैंक का रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ये बोल रहा है फ़लाँ डेट को चेक गया है और इस पार्टी के अकाउंट में पूरी रकम ट्रांसफ़र हो गई है। और जो मौके के गवाह हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर एक्स वाई और जी के जो बयान हैं, सिग्नेचर मौजूद हैं, उनके जो गवाहान के बयान हैं वो भी ये बताते हैं कि भाई उनके सामने चेक
किसके हैंड ओवर किया गया और उसकी वीडियो भी बनाई गई है। तो इससे मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ए हक पे है, सच पे है, उसने पूरी पेमेंट कर दी है और बी उसको रजिस्ट्री करा के नहीं दे रहा, लिहाजा ए के हक में फ़ैसला किया जाता है और बी के खिलाफ फ़ैसला किया जाता है। तो ये वो फ़ैसला है, डिसीजन है जो कि वेल रीज़न है, जिसमें फ़ैसला भी बताया गया, फ़ैसला करने की वजूहात और ग्राउंड्स भी बताई गई। तो हर वो फ़ैसला जिसमें आप लीगल ग्राउंड्स, लीगल रीजनिंग देंगे, वो आपका जो है वेल रीज़न डिसीजन होगा। तो लॉ यही कहता है कि आप जब भी बतौर जज फ़ैसला दें तो उसकी साथ वजूहात भी लिखें, रीज़न्स भी लिखें, ठीक है। जैसे जजेस का अपॉइंटमेंट का केसेस जाते हैं तो कई दफ़ा वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, नहीं जी इस बंदे को 5 केस नाम भेजे हैं, ये 4 नाम फाइनल है, इनको जज लगा दो, इसको नहीं लगाना। अगर नहीं लगाना रीज़न क्या, वो वजह भी तो बताओ। जनाब इस पे ऊपर करप्शन का केस है, वो चल रहा है अभी ये क्लियर नहीं हुआ, तो जब क्लियर होगा फिर ये लिहाजा इसका नाम वापस कर रहे हैं। तो ये वो वजूहात हैं, रीज़न्स हैं जो नेचुरल जस्टिस चाहता है कि आप फ़ैसला नहीं करें सिर्फ, बल्कि फ़ैसले की वजूहात भी बताएं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, काइंड्स ऑफ बायस। जो बायस होता है, बायस इससे रिलेटेड है कि जो बंदा भी फ़ैसला कर रहा है उसका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो फ्री के मुकदमा नहीं होना चाहिए। ए और बी का केस है तो ना ए फैसला करेगा ना बी करेगा, सी फैसला करेगा। सी ए और बी की बात सुनेगा और फिर मेरिट पे डिसीजन लेगा। तो बायस की कितनी किस्में हैं? पर्सनल बायस, ये आपने पढ़ा हुआ है, बताओ ज़रा। पर्सनल बेनिफिट ना हो, हाँ, पर्सनल बेनिफिट भी हो सकता है। जज का प्रॉपर्टी है और मसलन 10 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 1 एकड़ जज की अपनी ज़मीन है, तो उसका केस चल रहा है, ठीक है। या जज की उस बंदे से लड़ाई हुई है आपने, हाँ एक बात। या दूसरी बात, जो गवाह गवाही देने आया है उसकी उस बंदे के साथ, मुलज़म के साथ दुश्मनी चल रही है, उससे पहले हाथापाई हुई है मुलज़म की और उसकी, तो वो उसी के ख़िलाफ़ गवाही देने आ गया, ठीक है। तो उसको भी हम ये कहते हैं कि ये पर्सनल बायसनेस है। इसलिए जो जज फैसला कर रहा है वो भी न्यूट्रल इम्पार्शल होना चाहिए और जो गवाह गवाही दे रहा है वो भी न्यूट्रल इम्पार्शल होना चाहिए। पिक्यूनरी इंटरेस्ट, पिक्यूनरी माली फ़ायदा, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट किसी भी तरह का, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो बेनिफिट है वो जज ने लिया है तो वो उसमें डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे किसी पार्टी है, ए और बी का केस चल रहा है, तो ए पार्टी से जज साहब ने बतौर गिफ्ट गाड़ी ली है या एक प्लॉट लिया है, तो जज साहब उसका फ़ैसला नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ही है। हाँ, क्या लेते हैं, ये क्या होता है? अच्छा, उसने कहा अगर कोई बंदा ज़्यादा बोलेगा ना तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, फजूल बातें करेगा ना ताकि उसकी गर्दन उड़ाई जा सके। अच्छा, प्री कंसीव्ड क्या होता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक जज साहब जो हैं वो वकालत कर अपना जजी करके जॉब करके शाम को गए हैं और अपने फैमिली के साथ टेरेस में खड़े चाय पी रहे हैं। उनके सामने देखा उन्होंने गली में एक्स और वाई आपस में लड़ रहे हैं और एक्स ने फायर किया, वाई को लगा, वाई फौत हो गया। अगले दिन वही केस जज साहब के पास आ गया कि आपने फ़ैसला करना है। अब जज साहब इस चीज़ के आई विटनेस है, उन्होंने खुद देखा, अब उनको शक शुबा नहीं है असल में हुआ क्या है। क्या वो जज साहब बेहतर इंसाफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्यों? हर एक बंदा बताएगा। मनाहल सबसे पहले आप बताओ बेटा। तो वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, उनको असल सच बात का पता है। जी बेटे आप बताओ। ईशा फातिमा की भी ये राय है और अब वकार की। जी इमरान। सर वो आई विटनेस है, लेकिन वो दोनों पार्टीज के जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे करने के बाद फैसला करेंगे। जी वकार। वो रीज़न नहीं उसे पता इस चीज़ के, उसने ये पहले वो देखते और उसकी बेस पे जी फयाज। वो पहले उसके पीछे रीजन देखेगा, उसका लॉजिक है कि मर्डर है या सेल्फ डिफेंस है, इसके पीछे वजूहात क्या है, मर्डर है या सेल्फ डिफेंस, इसमें रीजन, एक्चुअल रीजन है कि क्यों किया गया, हैपनिंग है या एग्जैक्ट जो है ये मर्डर। अच्छा मैं आपको बता दूँ, देखो अगर एक बंदा जो है जज जो है, दो तरह के बुनियादी सवाल आते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। एक बंदा जो बतौर जज बैठा हुआ है ना, वो इसीलिए बतौर जज बैठा हुआ है कि उसको सारा कानून अज़बर है,
मुकम्मल ग्रिप है लॉ पे, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन लॉ, इसलिए वो आपका लॉ के मुताबिक फ़ैसला करेगा। तो लॉ, जब आप कहते हो लॉ शुड बी ऑन द स्लीव्स ऑफ द जजेस, जैसे हर एक की स्लीव है तो आप कितनी आसानी से अपनी स्लीव देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से जो है लॉ शुड बी ऑन द स्लीव्स ऑफ द जजेस। जितना भी लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ है या जुडिशल प्रेसिडेंट है या जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो उस केस के मतलब जितना भी रेलिवेंट लॉ है जज को वो उसके टिप्स पे होना चाहिए, एक बात। दूसरा होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हकायक के मतलब असल कहानी क्या है, तो प्रिज्यूम किया जाता है कि जज का माइंड, ईशा बेटे इधर देखो, जैसे सफ़ेद वाइट बोर्ड है ना, ये ऐसे उसका माइंड ब्लैक होना चाहिए, उसके वाइट होना चाहिए, उसको कुछ पता नहीं है। हाँ, जो बातें गवाहान बताएंगे, एविडेंस से सामने आएंगी, फाइल के ऊपर आएंगी, वो चीज़ें उसको पता होना चाहिए। अगर एक जज को ऑलरेडी पता है उसके सामने मर्डर हुआ है और अगले दिन उसके सामने वो केस आ जाता है, तो वो उसका माइंड तो ऑलरेडी उसने जहन बनाया हुआ है, उसने देखा कि एक्स ने फायर किया था, वाई को लगा है, तो ऑलरेडी वो फैसला किए बैठा है कि एक्स कातिल है और वाई के साथ जुल्म हुआ है, इसने मारा है, तो मैंने इसको सज़ा देनी है। तो इसका प्रॉपर तरीका ये है कि उसको ये केस नहीं सुनना चाहिए, उसको केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को फाइल भेजनी चाहिए कि जज साहब मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मेरे सामने घर के सामने ये मर्डर हुआ है, तो मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। हाँ, जिस अदालत में ये केस जाएगा वहाँ मैं बतौर गवाह पेश होऊंगा, मैं अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाऊंगा। करंटली मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो देखी, जैसे आपने कमरा अदालत में लियाकत चट्टा की, हाँ जज साहब ने कहा था कि आपकी जमानत कैंसिल होती है। हाँ, आमतौर पे ये होता है इंटरम बेल जब आप करवाते हो ना, तो उसको कंफर्म करवाने के लिए फिर फाइनल बहस करते हैं। तो उस दौरान वकील साहब ने कहा जी हमें डेट दे दे, मैं मसरूफ़ हूँ। तो जज साहब ने ये बात कही, गौर से सुनो सोहेब, गौर से सुनो। जज साहब ने कहा वकील साहब आपको पता है कि ये जो टेम्परेरी बेल मैंने दी है, जब फाइनल बहस होनी है ये हारज हो जानी है, तो आप चाहते हैं ये लंबी हो जाए, इसलिए डेट पड़ जाए, तो बहाना कर रहे हैं आप कि जी मैं अगली पेशी पे बहस कर दूँगा। उन्होंने कहा जज साहब बात सुने, आपने अपना जहन ज़ाहिर कर दिया, आपने क्या माइंड मेकअप किया हुआ है, लिहाजा आप इस केस को आप डिसाइड नहीं करेंगे, कोई और जज सुनेगा। आपने तो अपना फ़ैसला जो माइंड बनाया हुआ है आपने बोल दिया, जो बोला है वहाँ से आपका ज़ाहिर हो रहा है कि क्या माइंड मेकअप किया हुआ है, लिहाजा मैं आपके सामने बहस नहीं करूँगा, आप किसी और जज को भेजिए। ये इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल। करंटली सारे इशू को देखा एप्लीकेशन देके शुरुआत की। अच्छा ठीक है, और सर कमरा अदालत में जो समात हो रही है कोर्ट प्रोसेस, और उसी में बंदा जो है वो एक जो बंदा कटारे में है, जो कह लें कि वो शहादी है या विक्टिम है, जो भी है, उसको उसने फाइल कर दिया। अच्छा उसमें ये हो, जिसमें लोकल पब्लिक भी है सर, इसमें फोर्सेस भी हैं, जिसमें जुडिशरी भी है, पुलिस भी है। उसमें फिर क्या होगा कि वो जब केस जाएगा जिस अदालत में, वहाँ वो जज साहब जो हैं वो भी बतौर गवाह पेश होंगे। लेकिन वही जज उसको नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। अच्छा ये हो गया। अच्छा प्री कंसीव्ड, ये हो गया प्री कंसीव्ड बायस, पहले से ही उसकी कंसेप्शन। अच्छा सब्जेक्ट मैटर वो प्रॉपर्टी जिसके मतलब केस चल रहा है, उसमें जज साहब के बेटे का प्रॉपर्टी भी शामिल है, वाइफ की है या करीबी रिलेटिव की, तो उनको नहीं सुनना चाहिए। और डिपार्टमेंटल के जिस डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट उसकी हमायत करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ये चाहेगा, या जैसे टैक्स का केस है तो टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहेगा, इसको जो टैक्स लगा है वो लगा ही रहे, ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को पैसे आएँ, तो वो उसका बिल्कुल जेन्युइन केस भी है तो वो खारिज कर देंगे। इसलिए जब हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट एक तरफ होगा, एक तरफ वो असेसी जिसका केस चल रहा है, तो फिर जो हाई कोर्ट है वो मेरिट पे फैसला करेगी, ना वो डिपार्टमेंट की फेवर करेगी, और ना जैसे कमिश्नर अपील के पास फर्स्ट अपील जाती है, तो कमिश्नर अपील तो यही चाहेगा हमारे डिपार्टमेंट को जो है वो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा जमा हो, ठीक है। अच्छा जनाब, कंपोनेंट्स ऑफ लीगल प्रोसेस देखो, इसी तरह आडी अल्ट्रम पार्टम कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड हर्ड, जज दोनों को सुनेगा फिर फैसला करेगा। जज जो है नो बॉडी कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई जज जो है वो खुद ही फरीक़े मुकदमा नहीं होगा, और नो बॉडी कैन बी जज एज वेल एज प्रोसिक्यूटर, ये दो अलग अलग बंदे होंगे, ठीक है। तो लीगल प्रोसेस क्या है, सबसे पहले नोटिस जारी करेंगे, जब भी दावा दायर किया जाएगा अगली पार्टी को समन्स भेजेंगे। एक चीज़ मैं आपको नुक्ता बता रहा हूँ, गौर से सुनो, नोटिस कब जारी करते हैं और समन्स कब जारी करते हैं। समन्स होता है डुप्लीकेट, और अगर अदालत में दावा दायर किया जाता है अगली पार्टी को
जो समन्स भेजे जाते हैं उसके एक पर्त के ऊपर जो है प्यादा रिसीविंग लेता है, जज साहब को देता है, दूसरा उसको देता है और एक दावे की कॉपी देता है। तुम्हारे खिलाफ ये दावा दायर हुआ है, इसको पढ़ के फ़लाँ डेट तक असालतन या वकालतन इसका जवाब देना है। तो दावा जारी होता है, समन जाते हैं, फिर जवाब दावा आता है, फिर जज दोनों को पढ़ता है और फिर इश्यूज़ फ्रेम करता है। इश्यूज़ पॉइंट एट डिस्प्यूट। सिविल ट्रायल कब शुरू होता है? जब इश्यूज़ फ्रेम करता है जज, और उसके बाद इश्यूज़ के ऊपर एविडेंस आती है। एविडेंस आती है। एविडेंस कैसे होती है? अगर फ़याज़ है तो फ़याज़ ने अपनी फेवर में सुहेब को पेश किया है, तो सुहेब से फ़याज़ जो सवालात करेगा वो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ है। गौर से सुनो, एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ है और फ़याज़ का और वकार का केस चल रहा है, तो वकार जो सुहेब से क्वेश्चन करेगा मुखालिफ गवाह से, ठीक है, मुखालिफ वकील के, वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन अगर इसके खिलाफ ये एविडेंस दे रहा है कि ही इज़ अ बैड पर्सन, तो इसको फिर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का जिरा का हक मिलेगा, ताकि पता चले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सच कितना है झूठ कितना है, वहाँ से जज साहब को पता चलेगा। देखो एक चीज़ कहा जाता है कि इंडियन जज ने बहुत अच्छी बात की, उसने कहा जज साहब जो ट्रायल होता है ना, ट्रायल वो पार्टीज़ का नहीं है, ए और बी का नहीं है। ए को भी पता है मेरी क्या पोजीशन है, मैं सच कितना सच हूँ कितना झूठ हूँ, और बी को भी पता है। असल ट्रायल जो होता है वो जज का होता है। असल ट्रायल किसका होता है? जज का होता है, ठीक है, असल ट्रायल उसका हो रहा है। तो सच्चाई कहाँ होगी? अल्लाह ताला आपको भी जज बनाए। आप देखेंगे जो ए बात कर रहा है वो भी 100% सच नहीं है, जो बी बात कर रहा है वो भी 100% सच नहीं, उनके दरमियान में कहीं से आपको सच मिलेगा, दरमियान में से कहीं। वो कैसे पता चलेगा? जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगी ना जिरा में, ठीक है, उसको क्रॉस करेंगे तो फिर वहाँ से वो पता लगेगा कि इसमें सच कितना इन्वॉल्व है और झूठ कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, वहाँ से क्लैरिफाई होंगी चीज़ें। और फिर जब दोबारा फ़याज़ अपने गवाह से सवालात करेगा, इसको री एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। मैंने आपको एग्ज़ामिनेशन के तीनों तरीके बताए हैं, एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और री एग्ज़ामिनेशन। याद हो गया? उसके बाद क्या होगा? फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, एविडेंस होगी, फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और फिर जजमेंट और डिक्री आएगी। जजमेंट तफसीली फ़ैसला जिसमें ग्राउंड्स और रीजंस बताई जाएंगी। ये जो मैंने आपको तीसरा कहा है वेल रीजन डिसीजन, तो उसमें जज लिखेगा इशू नंबर 1 ये था, उसमें फ़लाँ फ़लाँ ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो था, आपको 2 चीज़ें मिलेंगी हर इशू के सामने, OPP या OPD, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। तो उसमें ये होगा कि जज बताएगा इशू नंबर 1 ये था, उसको साबित करने के लिए ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे था, उसने फ़लाँ फ़लाँ गवाह फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स पेश किए जिनकी बुनियाद पे ये साबित हुआ कि वाकई इसने पैसे दिए हैं और अगला बंदा पैसे खा गया है और रजिस्ट्री नहीं करा के दे रहा, ठीक है। इशू नंबर 1 का फ़ैसला ए की फेवर में किया जाता है। इशू नंबर 2 बी कहता है ये रोस्टम मेरा है, ए ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, ये मुझे दिया जाए, इससे लेके मुझे दें। तो बी ने अपने सबूत के तौर पे फ़लाँ जो रसीद है जहाँ से इसने शॉप से ख़रीदा है वो रसीद बिल पेश किया है और साथ ये गवाह पेश किए हैं जिनके साथ वो मिल के लाया था, उठा के अपने घर लेके आया। तो बी का फ़ैसला, इशू नंबर 2 का फ़ैसला बी की फेवर में किया जाता है। तो साथ वो रीज़न्स बता रहा है, ग्राउंड बता रहा, अगर मैं इसके हक़ में फ़ैसला कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे किस एविडेंस की बुनियाद पर डिसीजन कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं वेल रीजन डिसीजन, जिसमें लीगल ग्राउंड्स भी दी गई हैं। गॉट इट? अच्छा, आगे चलें जनाब। तो फिर आता है जजमेंट और डिक्री। डिक्री क्या होता है? एक पेज का जो क्रक्स है, निचोड़ है, जिसको पर्चा डिक्री कहते हैं, वो उसका निचोड़ होता है। तो अपील हमेशा डिक्री के खिलाफ होती है, जजमेंट के खिलाफ नहीं। याद रहेगा? ओके जी, थैंक यू।